Yes, students, please raise your hands if my audio video is clear. Okay, thank you so much. देखिए हमने एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या होगा, क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है उसका। एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए आप लोग, चैप्टर 1 एक्सरसाइज। So now we will discuss the next question, 8th question. In this question, it is given that 2-point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? इसमें ये बताना है कि सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहली बार इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके बारे में देखिए। So now we are discussing the answer 8. In this question, two charges, that first charge is 3 microcoulomb and second charge is -3 microcoulomb are given, and they are separated by a distance of 20 centimeter. 20 centimeter की distance से separate है, and you have to find the electric field at the midpoint of the two charges. इसके midpoint O पर आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो ये वाला ए लिख देते हैं और ये पॉइंट बी लिख देते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। उसी डायरेक्शन के बेसिस पर ही तो हम डिसाइड करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, E1 + E2 होगा या E1 - E2 होगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि हम मानेंगे यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। तो 3 माइक्रोकूलम ये पॉजिटिव चार्ज है। 3 माइक्रोकूलम जो है इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। सो हियर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, और इसलिए मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिख देता हूँ। इसी तरह से -3 माइक्रोकूलम ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, E2। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, E1 + E2। तो ये डायग्राम से हमने ये डिसाइड किया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 + E2 से कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि सारे सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ए पार्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिख देते हैं, एंड दिस विल बी E1 + E2। सिंपली ऐड करना होगा अगर सेम डायरेक्शन में। E1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, E = KQ/R²। सो हियर K is 9 × 10⁹ Q कितना है, 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम का मतलब है 3 × 10⁻⁻⁶। दिस इज द चार्ज, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। सो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है सेंटर से, इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 10 × 10⁻⁻² मीटर। 10 × 10⁻² को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस। तो 10 सेंटीमीटर लिख दो या 10⁻⁻1 मीटर लिख दो, एक ही बात है। सो हियर वी विल पुट द डिस्टेंस 10⁻⁻1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में है। सो K, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। Q चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलम, जिसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। सो दिस इज द 3 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। सो दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, 10⁻⁻1, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों सेम दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 2 लिख देते हैं। ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी सेम है। सो दिस विल बी 2 × 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻⁻6, और 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे। सो दिस विल बी 10⁻⁻2। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻2 अपस्टेयर्स में जाएगा। सो दिस विल बी 9 + 2 11 हो जाएगा। तो 10⁻11 और 10⁻⁻6 कितना रह जाएगा, 10⁻5। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 9 × 3,
9 3 जा 27, 27 into 2 54. So this will be 54 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. This is the answer. So this is the electric field at the center. और बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर इस तरह से लिखा हुआ है 5.4. 5.4, तो इसको पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, पावर को इंक्रीज करेंगे 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम. सो दिस इज द आंसर विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके तो ये था इसका ए पार्ट. अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट. बी पार्ट में ये बोल रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 to the power -9 is placed at that point, what is the force experienced by the charge? तो फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट कर देंगे. तो देखिए बी पार्ट में ये बोल रहे हैं कि आपको ये कंसीडर करना है कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा गया. कितना है नेगेटिव चार्ज? 1.5 into 10 to the power -9 कूलम. सेंटर में एक नेगेटिव चार्ज रखा गया है 1.5 into 10 to the power -9 कूलम का. ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? F is equal to QE. So the charge which is given -1.5 into 10 to the power -9, ये माइनस लगाने से क्या आएगा? डायरेक्शन पता लगेगी. अगर ये डायरेक्शन प्लस मानेंगे तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी. अगर ये वाली डायरेक्शन हमने प्लस ले रखी है, E1 और E2 की देखिए, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन को मैंने प्लस लिख रखा है. सो दिस डायरेक्शन इज प्लस एंड दिस डायरेक्शन इज माइनस, नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. एनीवेज हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंबल के साथ में लिख देते हैं. चार्ज को लिख दिया -1.5 into 10 to the power -9. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सेंट्रल पॉइंट पे? इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5.4 into 10 to the power 6. इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 81 8.1 into 10 to the power -3 Newton. So this will be the force which is experienced by the negative charge which is placed at the center. तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 8.1 आएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. नेगेटिव डायरेक्शन में ये क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज एट द सेंटर, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस क्वेश्चन के ये दो पार्ट थे, दोनों सॉल्व कर दिए हमने. अब इसके बाद देखिए नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन में डाइपोल का क्वेश्चन है जिसमें ये बता रखा है ए सिस्टम हैज टू चार्जेस 2.5 into 10 to the power -7 कूलम एंड -2.5 into 10 to the power -7 कूलम, और उनकी लोकेशन बता रखी है 0 0 -15, 0, 0 + 15. what are the total charge and electric dipole moment? ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देखिए. क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है और चार्ज की लोकेशन बता रखी है. कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा इसके डायग्राम को बनाने के लिए. फिर हमें पता लगेगा कि इन चार्जेस के बीच में कितने डिस्टेंस है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी पता होनी चाहिए. ओके तो देखिए डायग्राम किस तरह से होगा. कोऑर्डिनेट इसके जेड एक्सिस के दे रखे हैं, तो जेड एक्सिस हमें बनाना पड़ेगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस एंड दिस इज द माइनस जेड एक्सिस. ये नेगेटिव डायरेक्शन का जेड एक्सिस, इसको -z लिख देते हैं. अब इसके ऊपर पॉइंट दे रखे हैं. सबसे पहला जो चार्ज है 2.5 into 10 to the power -7, इट इज प्लेस्ड हियर. यहाँ पर है ये चार्ज, कितना है? 2.5 into 10 to the power -7. बी पॉइंट पर है ये चार्ज और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, -15. और दूसरा चार्ज यहाँ पर प्लेस है, इसका चार्ज है -2.5 into 10 to the power 7 कूलम और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0 + 15. सो दिस इज द सिस्टम. ये एक सिस्टम दे रखा है और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं, जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं. तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम है दोनों चार्जेस का और अपोजिट नेचर है. सो दिस सिस्टम इज ए डायपोल और ये इसका ओरिजिन पॉइंट था 0. तो ये डायग्राम बनेगा इसका डायपोल को. अब आपको बताना है कि इसका नेट चार्ज क्या होगा. नेट चार्ज तो 0 होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है. तो नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इसमें सबसे पहले पूछा गया है इस सिस्टम का नेट चार्ज. नेट चार्ज के लिए हम लोग लिखेंगे
इसको ए लिख देते हैं, दिस चार्ज इज क्यू ए, दिस इज क्यू ए इन द क्वेश्चन एंड दिस इज क्यू बी। तो यहाँ लिखेंगे क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों चार्जेस की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू ए की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 और क्यू बी की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये कैंसिल हो जाएंगे तो नेट चार्ज आएगा 0 कूलम। नेट चार्ज 0 रहेगा, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। और डायपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। डायपोल मूवमेंट क्या बताएगा कि जब हम इसको 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब हम इसको 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये ऐसा घूमेगा, रोटेट होगा। सो डायपोल मूवमेंट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताना चाहें तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं। इस डायग्राम में क्या डायरेक्शन आएगी? -Q से +Q की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, Q इंटू 2A। चार्ज इज गिवन, चार्ज इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 एंड डिस्टेंस कितनी होगी? तो आंसर है 30 सेंटीमीटर। यहां से देखिए ओरिजिन से इस तरफ जा रहे हैं तो +15 की डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको इरेज कर देते हैं P को। सो दिस इज 15 सेंटीमीटर। और ओरिजिन से इस तरफ जा रहे हैं तो ये -15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो 15 सेंटीमीटर इधर है, 15 इधर है, टोटल कितना डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। तो डायपोल मूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस व्हिच इज गिवन बाय 2A। 2A से लिखी जाती है डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिखा जाएगा इसको। सो दिस इज द डिस्टेंस। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 2A की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻2। 30 इंटू 2.5, दिस विल बिकम 75 एंड पावर कितनी हो जाएगी? -7 और -2, दिस विल बी -9। और डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी? यूनिट यहाँ से बना लीजिए। चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, सो द यूनिट इज कूलम मीटर। और एनसीईआरटी बुक में इस आंसर को 7.5 इंटू 10⁻⁻8 लिख रखा होगा। तो ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻8। पॉइंट को एक लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर इंक्रीज कर देंगे, -9 से -8 कर देंगे, ये पावर इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द डायपोल मूवमेंट। तो ये डायपोल का नेट चार्ज और ये डायपोल मूवमेंट। सो दिस इज द 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के बारे में सुनिए। 10th क्वेश्चन भी डायपोल से रिलेटेड ही है, उसमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। डायपोल मूवमेंट गिवन है, एंगल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो देखिए इसके डायग्राम को बनाते हैं, क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इसमें। So now we will write the answer 10. सबसे पहली बात, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और डायपोल मूवमेंट गिवन है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है डायपोल को। डायपोल का डायग्राम बनाते हैं। डायपोल मूवमेंट गिवन है आपको और एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। -Q से +Q की तरफ ये डायपोल मूवमेंट है और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायपोल मूवमेंट, द वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट इज 4 इंटू 10⁻�9, 4 इंटू 10⁻�9 कूलम मीटर। और क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10⁴। So electric field is given 5 into 10⁴ Newton per coulomb and angle is given, angle is 30 डिग्री। ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कौन से फॉर्मूला में? तो आंसर है टॉर्क के फॉर्मूला में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको टाउ से लिखते हैं, इसको टाउ से लिखा जाता है एंड दिस इज PE sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए टॉर्क व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस करेगा?
क्योंकि ये प्लस चार्ज पर रिपल्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, माइनस चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंटी पैरेलल फोर्सेस के कारण ये क्या करेगा, एंटी पैरेलल फोर्सेस के कारण ये ऐसा रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। पी की वैल्यू दे रखी है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट इज 4 into 10 to the power minus 9। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 into 10 to the power 4 and sin 30 degree। So this will be 4 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power 4, और sin 30 को क्या लिख देंगे, हाफ 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी 2 into 5, this will become 10, 10 to the power minus 9 and 10 to the power 4, this will be 10 to the power minus 5, 10 into 10 to the power minus 5, this will be 10 to the power minus 4। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आप लोग टॉर्क के फॉर्मूला से बना सकते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। सो दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, न्यूटन मीटर। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे टॉर्क को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, a polythene piece rubbed with the wool is found to have a negative charge of 3 into 10 per minus 7 coulomb। estimate the number of electrons transferred from which to which। देखिए इसमें चार्ज बता रखा है और बता रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 11th क्वेश्चन क्वांटाइजेशन के फॉर्मूला से हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जो पॉलीथीन का पीस है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ये पॉलीथीन है और यहाँ पे ये गिवन है वूल। इसके साथ जब ये इसको रब करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और कितना चार्ज आ जाता है इसमें, -3 इंटू नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं -7 कूलम, 10 टू द पावर -7 कूलम। और बोल रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पॉलीथीन में। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, N कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी Q अपॉन E। Q आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। और पूछा गया है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, ये तो मैंने बता ही दिया कि वूल से कहाँ ट्रांसफर होंगे, पॉलीथीन बैग में, ये पॉलीथीन में ट्रांसफर होंगे, तभी तो ये कैसा चार्ज हो रहा है, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें गिवन है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। यस, ये कह रहा है कि इसमें मास का भी ट्रांसफर होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मटेरियल पार्टिकल है, अगर मटेरियल पार्टिकल है तो इसका मास भी होगा। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में आएंगे तो इसके मास को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो चेंज इन मास निकालना है आपको कि इसका मास कितना इंक्रीज हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पहले भी, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर। कॉपर के स्फीयर है लेकिन उसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। तो इसमें पजल मत होना कि लिखा हुआ है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, स्फीयर कॉपर के ही होंगे लेकिन उसके ऊपर रबर की एक लेयर लगी होगी, मतलब कि इंसुलेशन लगा होगा। और कितने सेंटीमीटर पर है, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और दोनों कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है और फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये वाला 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो 12th क्वेश्चन है उसमें आपको चार्जेस गिवन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, दोनों में सेम चार्ज है। 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 ये चार्ज है दोनों में। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बता रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट कर देंगे कूलम लॉ से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है F2 निकालना, ये F1 था फर्स्ट केस में। सेकंड इसके पार्ट में लिखा गया है चार्जेस को भी डबल करना है, 2Q1 2Q2 हो जाएगा,
और डिस्टेंस को भी हाफ करना है, तो r/2 हो जाएगा डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो दिस विल बी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा r²/4। ये 4 अपस्टेयर्स में आ जाएगा, 2 × 2 × 4, तो ये हो जाएगा 16 kq1q2/r²। तो जब आप इससे कंपैरिजन करोगे, जब आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे तो बोलोगे कि फोर्स जो है वो 16 टाइम हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे F2 = 16 और इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। सो दिस इज द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 12th क्वेश्चन का बी पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, जो इसी पर बेस्ड है 12th क्वेश्चन पर ही। इसमें लिखा हुआ है सपोज द स्फीयर A and B are have identical sizes. The third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from the both. What is the new force of repulsion between A and B? तो अब फोर्स कितना काम करेगा? देखिए सबसे पहले इस कंडीशन को समझो आप। 13th क्वेश्चन इसी 12th क्वेश्चन से रिलेटेड है। मेटल के स्फीयर यही रहेंगे, चेंजेस क्या आएंगे देखिए। सबसे पहला ये स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने बोल रखा है A, और इसमें कितना चार्ज है, इसमें चार्ज है 6.5 × 10⁻⁻7। और ये दूसरा स्फीयर है B, इसमें चार्ज है 6.5 × 10⁻7 कूलम। अब ये एक तीसरा स्फीयर लेकर के आ रहा है, जो तीसरा स्फीयर है C, वो कैसा है, वो अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है और सेम साइज का है। सेम साइज का है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर सेम साइज का है तो चार्ज क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब मैं इसको इसके कांटेक्ट में लाऊंगा, एक कॉपर वायर से जोड़ दूंगा या किसी भी तरह से, या डायरेक्ट इसको कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, तो मैं C को इसके कांटेक्ट में लेकर के आऊंगा तो इसमें 0 चार्ज है, इसमें 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, व्हेन C इज इन कांटेक्ट विद A, then the charge is distributed, on both spheres equally. तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों स्फीयर पे। कितना चार्ज है, तो आंसर है, so the charge distributed will be 6.5 × 10⁻⁷ और डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करोगे 3.25 आ जाएगा। तो दोनों स्फीयर पर कितना चार्ज हो जाएगा, 3.25 × 10⁻⁷ कूलम। सो दिस इज द चार्ज। अब हमने क्या किया, C वाले स्फीयर को, ये दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब इसमें कितना चार्ज रह गया, 3.25 × 10⁻⁷, और इस ये भी कितना चार्ज हो चुका है, 3.2 × 10⁻⁷। दोनों को कांटेक्ट में लाए, हाफ हो गया चार्ज, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अब इस स्फीयर को आपको किसके कांटेक्ट में लाना है, B के कांटेक्ट में लाना है। तो जब आप इस स्फीयर को B के कांटेक्ट में लाओगे, जिसके पास कितना चार्ज है, 3.25 × 10⁻⁷, अब फिर से इसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि दोनों की जो साइजेस हैं वो सेम है और दोनों सेम मेटल के बने हुए, दोनों के सरफेस सेम है। नाउ C comes in contact with B, B के कांटेक्ट में आएगा, तो इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q' लिख देते हैं इसका, इस चार्ज को, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें Q डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस विल बी, पहले क्या करेंगे, टोटल चार्ज का हाफ कर देंगे। इसमें फर्स्ट स्फीयर में 6.5 × 10⁻⁷, और जो दूसरा स्फीयर है, C स्फीयर है, उसमें कितना चार्ज है, उसमें चार्ज है 3.25 × 10⁻⁷, और इस पूरे का क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो 6.5 और 3.25, दिस विल बी 9.75। तो 9.75 को क्या करने वाले हैं हम लोग, हाफ करने वाले हैं। सो दिस विल बी 9.75, इनको ऐड कर दिया, 6.5 और 3.25 × 10⁻⁷, और इस डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करोगे तो अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 4.875, 4.875, दिस विल बी द न्यू चार्ज ऑन द बोथ स्फीयर्स।
4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, तो डायग्राम में करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या करेंगे, अब हम इसको C को B के कांटेक्ट में ला रहे हैं और B के कांटेक्ट में लाने के बाद फिर इसको सेपरेट करेंगे, तो इसमें भी कितना चार्ज होगा 4.875 इंटू 10⁻⁻7 और इसमें भी कितना चार्ज होगा 4.875 इंटू 10⁻⁻7 किलो। तो दोनों इक्वली चार्ज हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि A और B के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, A और B के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। अब C का कोई काम नहीं है, पहले C को इसके कांटेक्ट में लेकर के आए, फिर इससे सेपरेट किया, फिर B के कांटेक्ट में लेकर के आए, फिर B से सेपरेट कर दिया। अब इसमें इतना चार्ज रह गया, इसमें इतना चार्ज रह गया। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट कर देना। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट चार्ज है 3.25 इंटू 10⁻⁻7, सेकेंड चार्ज है 4.875 इंटू 10⁻⁻7। डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया। ये 13th क्वेश्चन है जो 12th क्वेश्चन पर बेस्ड है। इसकी डिस्टेंस अभी भी कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को क्या लिखा जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से फिर से क्या कैलकुलेट कर देंगे, फोर्स कैलकुलेट कर देंगे, कितना फोर्स आएगा बस। तो 12th क्वेश्चन में आपको फोर्स बताना था जब दोनों में चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7। अब 13th क्वेश्चन में क्या करना है, 13th क्वेश्चन में चार्ज को दूसरे स्फीयर को कांटेक्ट में लाने से चार्जेस के अंदर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर से इनके क्या निकाल सकते हैं, फिर से इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे जो नया चार्ज इसमें आ चुका है। सो दिस इज द 13th क्वेश्चन। ओके, अब आप आगे के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। 14, 15, 16, 17 इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। 13 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं, तो उनको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एडिशनल एक्सरसाइज निकालो, एनसीईआरटी बुक में एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज में 25th क्वेश्चन दे रखा है ऑयल ड्रॉप वाला, 12 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका सॉल्यूशन आपके नोट्स में लिखा हुआ है 25th क्वेश्चन का। 26th वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड है। तो एडिशनल एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने हैं। ओके, तो कल के क्लास में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को।